हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल्स के बारे में। अभी तक हम लोगों ने देख लिया है कि एडीआर क्या होता है। सेकेंड लेक्चर में हमने देखा था आर्बिट्रेशन नेचर स्कोप के बारे में। थर्ड लेक्चर में हमने देखा था आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के बारे में। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपोजिशन ऑफ आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल। इसी में मैं आपको बताऊंगा कि ग्राउंड्स ऑफ चैलेंज क्या है, ठीक है, प्रोसीजर्स वगैरह क्या है चैलेंज के, और किस सेक्शन में आते हैं ये आर्बिट्रेशन एक्ट के। तो इस लेक्चर में हम लोग इस बात को देखेंगे। ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बट आप लोग एक बार देख लेना, ये पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा पहला टॉपिक है ओवरव्यू ऑफ आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ट्रिब्यूनल शब्द क्या है, ये ट्रिब्यूनल का मतलब क्या होता है। तो जो आर्बिट्रेशन के सेंस में जब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, आर्बिट्रेशन के सेंस में जब हम लोग बात करते हैं, या तो हम वन आर्बिट्रेटर अपॉइंट करते हैं, ठीक है, या हम लोग 3 आर्बिट्रेटर अपॉइंट करते हैं, ठीक है, 3 आर्बिट्रेटर अपॉइंट करते हैं, ठीक है। तो जो ये चाहे ये 1 आर्बिट्रेटर अपॉइंट हो रहे हो या 3 आर्बिट्रेटर अपॉइंट हो रहे हो, ठीक है, तो जो ये अपॉइंटमेंट है, जो ये ग्रुप ऑफ पीपल बनते हैं यहाँ पे, इसी को हम लोग ट्रिब्यूनल बोलते हैं। समझ में आया आपको? जो ये ग्रुप बनता है, एक आदमी को भी हम लोग ट्रिब्यूनल ही बोलते हैं, ट्रिब्यूनल बोलते हैं। जिस जैसे कोर्ट में क्या होता है ना, कोर्ट में बेंच होता है, आपने सुना होगा कोर्ट में बेंच होता है, सिंगल बेंच, डबल बेंच, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे ट्रिब्यूनल होता है। आपको ये बात क्लियर हो गई? अब मैं आपको जो डेफिनेशंस मैंने लिख रखे हैं वो पढ़ के सुनाऊंगा और उसके थ्रू समझाऊंगा, ठीक है। आपको मैंने एक जेस्ट दे दिया कि क्या होता है ट्रिब्यूनल। एन आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल इज अ ग्रुप ऑफ वन और मोर एक्सपर्ट्स, ठीक है। क्या है ये? ग्रुप ऑफ वन और मोर एक्सपर्ट्स हु लिसन टू द बोथ साइड्स ऑफ अ डिस्प्यूट एंड गिव डिसीजन दैट इज बाइंडिंग ऑन द पार्टीज। समझ में आया आपको क्या कहने का मतलब है? ग्रुप है, चाहे एक आदमी का या उससे ज्यादा आदमी का, ठीक है, जो दोनों साइडों को लिसन करता है और दोनों साइडों को सुन के जो है सो डिसीजन देता है। समझ में आ गई ये बात? ये सिंप्लीफाइड एक डिफिनेशन था। अब एक यूनिसेट्रल मॉडल लॉ का डिफिनेशन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इन आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल रेफर्स टू अ पैनल ऑफ वन और मोर। ये भी सेम ही लगभग बातें बोलता है कि ये क्या है? पैनल ऑफ वन और मोर आर्बिट्रेटर सेलेक्टेड टू सॉल्व डिस्प्यूट थ्रू आर्बिट्रेशन। समझ में आ गया? अब ब्लैक लॉ डिक्शनरी क्या बोलता है ये देख लो। इन आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल इज अ प्राइवेट, समझे, ये क्या है? प्राइवेट है, क्वासी जुडिशियल बॉडी है। ये याद रखना आप लोग कि ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है, कन्विंस टू रिजॉल्व डिस्प्यूट एंड इशू बाइंडिंग डिसीजन। हमको लगता है कि अब आपको ऑलमोस्ट आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल समझ में आ गया होगा। इसके लिए मैंने आपको थोड़े और पॉइंट्स लिख दिए हैं, मैं एक एक करके एक्सप्लेन कर दूंगा, बट ये पॉइंट्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने लिख दिए कि अगर आप एग्जाम दे रहे हो, सब्जेक्टिव एग्जाम है आपका, तो आप एक बार ये सब याद करके चले जाना, ठीक है। अब सबसे पहले ट्रिब्यूनल का पर्पस क्या है? तो पर्पस सिंपल सा है, इंश्योर फेयर, इम्पार्शियल एंड इफिशिएंट रिजोल्यूशन, ठीक है, और मेक डिसीजन, जो बाइंडिंग डिसीजन है वो बनाने के लिए, ठीक है। ये 2 चीज़ है। उसके बाद फीचर्स क्या क्या हैं इसके? फीचर्स है न्यूट्रलिटी, कहने का मतलब है आर्बिट्रेटर जो है वो न्यूट्रल होंगे। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी पार्टीज के पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि कितने नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स को अपॉइंट करना चाहते हैं, लोकेशन ऑफ हियरिंग क्या रखना चाहते हैं। और बाइंडिंग इन नेचर होता है, क्योंकि जो ट्रिब्यूनल आपको डिसीजन देता है, डिसीजन जो देता है वो होता है आपको बाइंडिंग डिसीजन, ठीक है। तो ये स्लाइड आप स्क्रीनशॉट लेके आप अपना इसमें नोट्स लिख लेना जब भी आप बना रहे हो। तो चलो हम आगे जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर, ये आपके सेक्शन 10 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट में दिया हुआ है, ठीक है, सॉरी, ये आपके सेक्शन 10 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट में दिया हुआ है, ठीक है। क्या है ये? नंबर ऑफ आर्बिट्रेशन। अब सेक्शन 10 क्या बोलता है? पार्टीज आर फ्री टू डिसाइड द नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर। मैं आपको सिंपल शब्दों में बताऊं तो इसमें 2 चीजें हैं। सबसे पहला है कि भाई आपको जितना आर्बिट्रेटर अपॉइंट करना है उतना कर लो, सिर्फ एक कंडीशन है कि वो ऑड नंबर में होगा। ऑड नंबर कहने का मतलब क्या है? या तो आप 1 अपॉइंट करोगे, या तो आप 3 करोगे, या तो आप 5 करोगे, या तो आप 7 करोगे। आप ये वाला नंबर नहीं कर सकते, 2 कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं, 6 कर रहे हैं, नहीं, ये नहीं कर सकते। हमेशा ऑड नंबर में, ऑड नंबर में आपको जितना अपॉइंट करना है आप कर सकते हैं।
और दूसरी चीज क्या कहती है इस चीज में, सेक्शन 10 में, कि अगर कोई एग्रीमेंट नहीं हो पाता है दोनों पार्टीज का तो क्या होगा, अ सोल आर्बिट्रेटर शैल बी अपॉइंटेड। तो दो चीजें हैं इसमें, पहली कि नंबर पार्टीज के हाथ में है, नंबर कैन बी फिक्स्ड बाय पार्टीज, और ये इसमें क्या है, शर्त क्या है, मस्ट बी ऑड नंबर, ठीक है। और दूसरा क्या है, इफ नो एग्रीमेंट सोल आर्बिट्रेटर विल बी अपॉइंटेड, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर का। अब हम लोग चल रहे हैं आगे, ठीक है। जो अपना सेक्शन 10 है ना आर्बिट्रेशन एक्ट का, वो बताता है नंबर, ठीक है, और सेक्शन 11 बताता है कि अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर क्या होगा, ठीक है। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि अपॉइंटमेंट का क्या प्रोसीजर है। तो सबसे पहला है कि नेशनैलिटी ऑफ आर्बिट्रेटर क्या होगा। तो कोई भी नेशनैलिटी का आर्बिट्रेटर हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि वो इंडियन ही हो, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि वो इंडियन ही, वो किसी भी का हो सकता है, इंडिया का हो सकता है, यूएसए का हो सकता है, जैसा भी उनका एग्रीमेंट हो उस हिसाब से कोई भी नेशनैलिटीज का हो सकता है। पार्टीज कैन अपॉइंट आर्बिट्रेटर ऑफ एनी नेशनैलिटी, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, एनी नेशनैलिटी, पहला चीज। दूसरा, अपॉइंटमेंट प्रोसीजर क्या है, पार्टीज आर फ्री टू एग्री ऑन द मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर। तो ये जो एग्रीमेंट बनता है, जो हमारा आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बनता है, ठीक है, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के अंदर पार्टी फ्री है कि वो कैसे अपॉइंट करेगा उसका प्रोसीजर डिसाइड करने के लिए, ठीक है। अब उसके आगे देखते हैं। अब 3 आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने का क्या प्रोसीजर है, इफ देयर इज नो एग्रीड मेथड ईच पार्टी विल अपॉइंट 1 आर्बिट्रेटर। अब इसमें क्या है, देखो अब क्या होता है ना कि हो सकता है कि 3 आर्बिट्रेटर अपॉइंट करना है, लेकिन उनका वो एग्रीमेंट नहीं बन पा रहा है कि कैसे अपॉइंट होगा। तो इस केस में क्या बोला गया है कि अब क्या करो ना कि 2 पार्टी हैं, जैसे 2 पार्टी हैं, पार्टी 1 और पार्टी 2, ठीक है। तो इन दोनों को बोला जाएगा कि भाई एक एक अपॉइंट करो। तो एक ये बंदा इसने अपॉइंट किया, एक ये बंदा इसने अपॉइंट किया, ठीक है, ये 2 बंदे हो गए यहाँ पे जो अपॉइंट हो गए। अब ये दोनों डिसाइड करके एक तीसरा बंदा यहाँ पे अपॉइंट करेंगे, ठीक है, और ये अब हो जाएगा आपका थर्ड आर्बिट्रेटर, जो हो जाएगा प्रिसाइडिंग आर्बिट्रेटर, ठीक है। आपको समझ में आया बात। तो ये है कि 3 आर्बिट्रेटर इन केस की अगर आपका एग्रीमेंट नहीं बन पा रहा है, पहले ये इसको अपॉइंट करेगा, ये इसको अपॉइंट करेगा, और ये दोनों मिलके इसको अपॉइंट करेंगे। समझ में आ गया ये चीज। अब इसके आगे बात करते हैं, ठीक है। अब क्या है कि ऐसा भी हो सकता है कि भाई अपॉइंटमेंट ये लोग कर ही ना पाए, फेलियर टू अपॉइंट 3 आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल या फिर सोल आर्बिट्रेटर, ठीक है। दोनों केसेस में क्या होगा कि अगर ये फेल हो जाते हैं, इफ पार्टीज डजंट अपॉइंट एन आर्बिट्रेटर विद इन 30 डेज, कितने दिनों के अंदर, 30 दिनों के अंदर नहीं अगर करते हैं ये लोग अपॉइंट, इफ द 2 आर्बिट्रेटर्स कैन नॉट एग्री ऑन देयर थर्ड, ठीक है, विद इन 30 डेज, दोनों केसेस में। अब यहाँ पे क्या है कि पहला है केस कि पार्टी एग्री नहीं करता है, ठीक है। दूसरा केस है कि पार्टी ने एक एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर दिया है, बट जो आर्बिट्रेटर अपॉइंट हुए थे वही नहीं एग्री कर रहे हैं। समझ में आया ये वाला जो केस मैंने आपको समझाया। अब यही दोनों जो है ना, ये नहीं एग्री कर पा रहे हैं कि तीसरा बंदा कौन होगा। तो इन सारे केसेस में जो डेजिग्नेटेड आर्बिट्रेशनल इंस्टीट्यूशन है वो अपॉइंटमेंट करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि डोमेस्टिक के केस में चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, और फॉरेन के केस में चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये अपॉइंट करते हैं बेसिकली, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर समझा देता हूँ, एग्जाम में लिख के आ जाना है, ऐसे मस्त नंबर आ जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, नीड फॉर अपॉइंटमेंट, क्यों, क्योंकि कोई डिस्प्यूट हुआ है, अब उस डिस्प्यूट को आर्बिट्रेशन से सॉल्व करना है, तो नीड फॉर अपॉइंट आर्बिट्रेटर एराइज हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे अब आर्बिट्रेशन के जो अपॉइंटमेंट होंगे वो उसी हिसाब से होंगे जैसे म्यूचुअली एग्रीमेंट पहले या तो हो चुका है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में, ठीक है, या नहीं हुआ है तो अभी ऑन स्पॉट जो जब डिस्प्यूट होता है तब जो एग्रीमेंट कर लिया गया, ठीक है, तो उस हिसाब से होगा अपॉइंट। अब यहाँ पे 2 केस है, यहाँ पे 2 केस है। पहला केस क्या है कि अगर एग्रीमेंट हो जाता है, ठीक है, एग्रीमेंट हो जाता है
तब तो जो है सो प्रोसीजर शुरू हो जाएगा। और दूसरा केस है कि अगर एग्रीमेंट नहीं होता है, नोट एग्री, ठीक है, नोट एग्री, तो इस केस में क्या होगा, कोर्ट इंटरवेंशन वाला सीन होगा, जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया ये वाले पार्ट में, ये वाला जो पार्ट मैंने आपको समझाया यहाँ पे, तो ये होगा, ठीक है। तो कोर्ट इंटरवेंशन हो जाएगा, द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट स्टेप्स इन अपॉइंट द आर्बिट्रेटर टू इंश्योर फेयरनेस एंड इम्पार्शियलिटी। समझ में आ गया आपको ये चीज? चलिए, अभी तक मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अब अपन पढ़ेंगे ग्राउंड्स ऑफ चैलेंज क्या होता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने एक एक ग्राउंड्स को अच्छे से समझाया एग्जाम्पल देके। सेक्शन 12 बोलता है कि ग्राउंड क्या है चैलेंज का, किसको चैलेंज करना है, अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर, ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर। हाँ, तो अब इसका पर्पस क्या है, टू इंश्योर दैट आर्बिट्रेटर्स रिमेन इम्पार्शियल, इंडिपेंडेंट एंड फ्री ऑफ कन्फ्लिक्ट्स ऑफ बोथ इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट से, कन्फ्लिक्ट और इन सब चीज़ों से फ्री है, वो इंडिपेंडेंट है, इम्पार्शियल है और कन्फ्लिक्ट नहीं है उन दोनों के बीच में, ठीक है। अब सबसे पहला ग्राउंड्स ऑफ चैलेंज हम लोग देखते हैं, जस्टिफाइबल डाउट्स अबाउट इम्पार्शियलिटी और इंडिपेंडेंस। कहने का क्या मतलब है कि जो आर्बिट्रेटर अपॉइंट हुए हैं, ठीक है, आर्बिट्रेटर जो अपॉइंट हुए हैं उनके ऊपर ये डाउट है कि या तो ये इम्पार्शियल हैं या इनका इंडिपेंडेंस नहीं है। कहने का क्या मतलब है, कहने का क्या मतलब है यहाँ पे कि जस्ट फॉर एग्जांपल कि मानिए आप पार्टी 1 है, ठीक है, पार्टी 1 P1 और ये अपना P2 है, और ये जो आर्बिट्रेटर 1 है, आर्बिट्रेटर 1 जिस पे डाउट है वो P2 के दोस्त हैं, ठीक है, या P2 के कोई रिश्तेदार है, रिलेटिव है, या फिर P2 के साथ कोई इनका बिजनेस रिलेशन है, तो इनके इंडिपेंडेंस और इम्पार्शियलिटी पे शक होगा क्योंकि पहले प्रायर कोई रिलेशन है इनका। समझ में आया? और अगर ऐसा होता है कि अगर डाउट होता है इम्पार्शियलिटी का और इंडिपेंडेंस का, तो ये एक ग्राउंड बनता है आर्बिट्रेटर के अपॉइंटमेंट को चैलेंज करने का, ठीक है। अब ग्राउंड 2 देखते हैं। अब ग्राउंड 2 क्या है, ग्राउंड 2 बोलता है कि इनएलिजिबिलिटी अंडर द एक्ट। कहने का क्या मतलब है, arbitrators must disclose any direct or indirect interest in subject matter और parties, ठीक है। अब हमारा एक्ट क्या बोलता है, 5th शेड्यूल के अंदर में, 5th शेड्यूल के अंदर में बोलता है कि अगर जो आर्बिट्रेटर अपॉइंट हो रहा है उसको ये डिस्क्लोज करना होगा कि मेरा पार्टी के साथ कोई रिश्ता नहीं है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, और अगर है तो किस प्रकार का रिश्ता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ठीक है। और अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो वो क्या होगा, एक ग्राउंड बन जाएगा या इनएलिजिबल हो जाएंगे उस चीज के लिए। दूसरा है नॉन डिस्क्लोजर ऑफ रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। इसी चीज को यहाँ पे कंटिन्यू किया गया है इस ग्राउंड में। ये ग्राउंड क्या बोलता है कि अगर आपने ये कर दिया तब तो सही है, तब तो अगर आप इनएलिजिबल होंगे तो हो ही जाएंगे, और अगर आपने नहीं किया, यहाँ इंफॉर्मेशन को छुपा लिया आपने किसी भी कारण से, तो फिर ये ग्राउंड एक बन जाएगा आपके रिमूवल का, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया। अब चौथा जो है आपका ग्राउंड, नॉन कंप्लायंस विथ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। इसका क्या सिंपल सा मतलब है कि इफ द आर्बिट्रेटर डज नॉट मीट द क्वालिफिकेशन एग्रीड अपॉन बाय द पार्टीज इन देयर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। कहने का मतलब है कि अगर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में कोई एग्रीमेंट हो रखा है कि हम किसी ऐसे बंदे को अपॉइंट करेंगे जिसमें ये फीचर हो या जिसमें ये जानकारी हो, तो उसी को अपॉइंट करना होगा। अगर वो नहीं होगा तो उस अपॉइंटमेंट को इनवैलिड मान लिया जाएगा। समझ में आया ये चीज आपको? मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। मैंने यहाँ 2 एग्जांपल्स लिख रखे हैं। पहला एग्जांपल क्या है, एन आर्बिट्रेटर इज क्लोज फ्रेंड ऑफ वन ऑफ द पार्टीज, ठीक है, दिस कुड लीड टू डाउट अबाउट देयर इम्पार्शियलिटी मेकिंग देम इनएलिजिबल, ठीक है। दूसरा केस क्या है, आर्बिट्रेटर एग्रीमेंट स्पेसिफाई दैट आर्बिट्रेटर मस्ट हैव एक्सपीरियंस इन कॉमर्शियल लॉ। जो चीज मैंने आपको यहाँ पे बताई कि एग्रीमेंट हो रखा है कुछ, तो अब एग्रीमेंट क्या बोलता है कि बंदे को कॉमर्शियल लॉ की जानकारी होनी चाहिए, बट जो अपॉइंट हुआ है बंदा उसको इस चीज की जानकारी नहीं है, तो इस चीज को चैलेंज किया जा सकता है। समझ में आ गया आपको ये भी चीज, मुझे लगता है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्टेप्स क्या है, स्टेप्स क्या है चैलेंजेस। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि सबसे पहले आप फाइल करोगे चैलेंज। फाइल कब करोगे,
अ पार्टी मस्ट सेंड अ रिटन स्टेटमेंट टू द आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल स्पेसिफाइंग द ग्राउंड फॉर द चैलेंज। ठीक है, आप बताओगे कि क्या ग्राउंड है और रिटन एप्लीकेशन जमा करोगे। कब जमा करोगे? 15 दिन के अंदर। ठीक है, 15 दिन के अंदर आप जमा करोगे। किसके 15 दिन के अंदर? दो चीज हो सकता है, या तो अपॉइंटमेंट के, ठीक है, या तो अपॉइंटमेंट के 15 दिन के अंदर, और जब आपको नॉलेज हुआ, ठीक है, जब आपको नॉलेज हुआ कि ये इम्पार्शियल हैं, तब के 15 दिन के अंदर आपको रिटन स्टेटमेंट देना है। अब क्या होगा, वही सेम ट्रिब्यूनल, कोई दूसरी ट्रिब्यूनल नहीं, वही सेम ट्रिब्यूनल इस चीज को डिस्कस करेगी। ठीक है, डिस्कस करेगी कि क्या करना है इस मैटर पे। अब इसमें दो चीज है कि डिस्कशन तब नहीं होगा जब या तो आर्बिट्रेटर बोलता है हाँ भाई मेरा कुछ लेना देना है इनसे और हम विड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरा ये चीज होता है कि जो अदर पार्टी होता है वो बोल देता है हाँ ठीक है भाई मैं एग्री करता हूँ इस चैलेंज से। इन दोनों केसेस को छोड़ के जो है वो डिस्कशन होगा और डिस्कशन का फैसला आएगा। अब यहाँ पे दो चीज़ें होंगी। अगर डिस्कशन का फैसला ये आया कि हाँ गिल्टी हैं ये, ठीक है, हाँ गिल्टी हैं, तो उनको रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, और दूसरे को अपॉइंट कर लिया जाएगा। अगर ये फैसला आया कि नहीं है गिल्टी, ठीक है, नहीं है गिल्टी, तो उनको रिमूव नहीं किया जाएगा और क्या होगा, कंटिन्यू हो जाएगा प्रोसेस। दोनों ही केस में प्रोसेस जो है सो कंटिन्यू ही होगा आर्बिट्रेशन का। अब यहाँ पे जब ये कंटिन्यू हो जाएगा तो अब पार्टी के पास सेक्शन 34 के अंदर अवार्ड के बाद, ठीक है, जब अवार्ड फाइनल अवार्ड आ जाता है उसके बाद इस चीज़ को चैलेंज करने का एक ग्राउंड मिल जाएगा कि भाई वो जो है इम्पार्शियल है और जो है सो आर्बिट्रेटर जो है सो सही नहीं है, उनका अपॉइंटमेंट सही नहीं हुआ था, तो हम जो है सो उसको चैलेंज करना चाहेंगे अवार्ड को। ठीक है, ये हमारा लास्ट स्लाइड था और मैंने आपको आज पढ़ा दिया कि प्रोसीजर क्या है चैलेंज का। ठीक है, ग्राउंड्स क्या है चैलेंज का, 4 ग्राउंड्स था चैलेंज का। ठीक है, मैंने आपको पढ़ा दिया 4 ग्राउंड्स। उसके बाद अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर मैंने पढ़ा दिया आपको, और अपॉइंटमेंट पढ़ा दिया मैंने आपको आज सेक्शन 11, सेक्शन 10 पढ़ा दिया मैंने आपको। तो मेरी तरफ से इतना ही था। ठीक है, थैंक यू। मेरी तरफ से इतना ही है, आज हम लोग क्लास खत्म करेंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द क्लास एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर आप लोग को वीडियो नहीं मिलेगा, और आप लाइक करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग वंस अगेन। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।